हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस के आरओ एआरओ के क्रैश कोर्स में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, और उसकी मॉर्फोलॉजी भी साथ में ही पढ़ेंगे। मतलब कि कोई भी जंतु है उसकी शरीर कैसे काम करता है, शरीर की संरचना क्या होती है। और यहाँ पे जो जंतु है, जंतुओं में अगर डेवलपमेंट के शीर्ष पे देखा जाए तो इंसान है। और आरओ एआरओ के जो कोर्स है, या हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात करें तो वहाँ पे जंतुओं में भी मानव के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। तो फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, कार्य की और आकार की में हम यहाँ पे इंसान का क्या पूरा ऑर्गन सिस्टम है, उसका हृदय, उसकी किडनी, फेफड़े, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण का मतलब होता है, संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज का जाना। परिसंचरण होता है वो चीज जाए और फिर वापस लौट के आ जाए, मतलब एक पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट करे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंसानों में रक्त परिसंचरण की खोज की, और उसके बाद फिर बाकी जीव जंतुओं में भी इस तरह की खोजें करी गई। और इसके अंतर्गत टोटल 4 तरह की चीजों को शामिल किया जाता है। हृदय को शामिल किया जाता है, धमनियां, सिराएं और रुधिर को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। हम जानते हैं हृदय क्या होता है, एक पंपिंग सिस्टम होता है, एक पंप मान लीजिए, टुल्लू पंप टाइप का, जो क्या करता है, खून को एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ धक्का देके उसको पहुंचाता है। धमनियों का काम क्या है, तो धमनियों वहां से है जहां से हृदय की तरफ से खून जब प्रेशर से निकलता है तो उस प्रेशर वाले खून को पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में लेके जाती हैं। फिर जब दूसरी तरफ जब ये ऑर्गन में पहुंच जाता है, अंगों में पहुंच जाता है, तो वहां पे जो खून है उसका प्रेशर काफी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर वाले को, ब्लड को ये लेकर के जो बाद में हृदय के लिए आते हैं, तो हृदय से खून जाता है किन में, धमनियों में, और वापस आता है किन में, सिराओं में। और रुधिर का भी हम पढ़ेंगे कि रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो मानव जो हृदय है वो 4 कोष्ठों में या चैम्बर्स में बटा होता है, और इसके अगले भाग में एक दायां अलिंद और बायां अलिंद, और जो कि क्या होता है, पिछले भाग में एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है। मतलब टोटल इसमें 4 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। अब जो दायां अलिंद एवं दाएं निलंद के बीच एक क्या होता है, ट्राई कैप्सिड वाल्व पाया जाता है, एक ऐसी कपाट पाई जाती है जिसमें या कह सकते हैं 3 कपाटों वाला एक दरवाजा पाया जाता है। और बात करें हृदय, 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है, लेकिन ये वयस्क के लिए, अगर हम किसी छोटे बच्चे के लिए बात करें तो लगभग 120 बार धड़कता है। छोटे बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है धड़कनों की संख्या कम होती चली जाती है, और एक वयस्क मतलब पूर्ण विकसित मनुष्य की लगभग 72 रह जाती है। सामान्य पुरुष का जो रक्तदाब होता है वो 120 180 mmHg। mmHg मतलब ये मिलीमीटर, और पारे का जो स्तंभ होता है उसमें कितने मिलीमीटर तक बढ़ रहा है। तो जब उच्च की हम बात करते हैं, मतलब सीधे सीधे बात करें, जब धमनियों में जो रक्त है वो कितने प्रेशर पर होता है, 120 पर। सिराओं की बात करें तो वहां पर रक्त कितने पर होता है, 80 पर। और इस तरह का जो हमारा ये जो पैमाना है, ये एक औसत स्वस्थ इंसान के लिए, अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है, अगर इससे ऊपर बढ़ जाता है तो उसको उच्च रक्तचाप कहेंगे, नीचे चला जाता है तो उसको निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करेंगे। तो भाई देखिए, अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे चिकित्सा उपकरण हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए इनका यूज किया जाता है, उनकी जांच के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जिनमें पहले हम बात करेंगे तो स्टेथोस्कोप की बात करें तो ये क्या करता है, हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर को नापने में प्रयुक्त होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर कान में लगा करके हार्ट पर और डिफरेंट पार्ट पर रख करके हृदय के बारे में इससे करते हैं। पेस मेकर क्या है, ये आर्टिफिशियल हृदय होता है। ये हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और स्फिग्मो मैनोमीटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, रक्तदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। डॉक्टर का आपने देखा होगा, यहाँ पे एक बांध देते हैं और उसमें फिर पंप उससे करते हैं, दबाते हैं, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी की बात करें तो ये क्या है, संपूर्ण शरीर में किसी असामान्यता या विकृति का स्कैन, जिसको सीटी स्कैन भी कहते हैं, का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे अगर हम बात करें चिकित्सा उपकरणों में, तो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें तो ये क्या है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इनकी कई बार क्या पूछ लिए जाते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, का प्रयुक्त होता है।
अगर हम बात करें इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम की बात करें, ईईजी की बात करें, तो मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए खासतौर से इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर की बात करें तो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए इसका प्रयोग होता है। तो देखा होगा कई बार जैसे कोई मरीज होता है हॉस्पिटल में, तो एक लाइन टाइप की चलती रहती है, वो हृदय गति को बताती है, और मूवीज में खासतौर से आपने इस चीज़ को देखा होगा। और कई सारी चीज़ें होती है उसमें, कुछ लाल लाइटें होती हैं, कुछ हरी लाइटें होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बताती हैं। उसी को क्या कहा जाता है, जो स्क्रीन लगी रहती है उसको ईईजी कहा जाता है, और उसी के साथ क्या लगा रहता है, एनालाइजर भी लगा रहता है। तो ये एनालाइजर क्या बताता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बॉडी में मेजर करके बताता है कि बॉडी में क्या कंडीशन है क्या नहीं है इसमें, मतलब ये तीनों चारों चीज़ें मिलकर एक साथ लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार इमरजेंसी में, उस केस में ये इस तरह का लगा रहता है। एमआरआई की बात करें तो एमआरआई क्या है भैया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एमआरआई कहते हैं। आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। इसके द्वारा क्या होता है, संपूर्ण शरीर में असामान्यता विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए एमआरआई किया जाता है। एक मशीन टाइप की गोल गोल मशीन रहती है, इसमें किसी भी इंसान को लिटा करके उसमें अंदर भेज दिया जाता है, चुम्बकें उसमें तेजी से घूमती हैं, कॉइल्स, और उसकी वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से बॉडी की एक इमेज तैयार करी जाती है, तो उसकी वजह से ये पता लग जाता है एग्जैक्टली कि शरीर के किस भाग में क्या समस्या चल रही है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एमआरआई के नाम से जानते हैं। बात करेंगे हम सिराओं के बारे में, तो हृदय हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो सिरा वेन्स क्या होती है, विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। पल्मोनरी सिरा फेफड़ा से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाती है जो शुद्ध होता है। सिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त का जो रंग माना गया है वो हल्का नीलापन लिए हुए होता है। ऐसा माना जाता है कि अशुद्ध रक्त हल्का नीलापन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड रहती है, उसके साथ जुड़ी रहती है, तो उसकी वजह से हल्का लाल रंग में हल्का नीलापन फील होता है। और जो शुद्ध रक्त होता है उसको एकदम से प्योर लाल माना जाता है, जो किसमें बहता है, धमनियों में बहता है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, पल्मोनरी सिरा से क्वेश्चन बनता है, केवल एक ये सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी में अशुद्ध रक्त बहता है। बात करें धमनियों की, आर्टरी की बात करें, तो शरीर के विभिन्न अंगों की ओर हृदय से लेकर के जाता है ये रक्त को अन्य अंगों की तरफ। इसको क्या कहते हैं हम, रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं, धमनी कहलाती हैं। सिर्फ एक पल्मोनरी धमनी है जो दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त को पहुंचाती है। अब रक्त को ये कहां से पहुंचा रही है, हृदय से पहुंचा रही है उस तरफ, फेफड़ों की तरफ। तो ये एकमात्र ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो खासतौर से आपको ये धमनी और ये वाली पल्मोनरी सिरा, इनको आपको याद रखना होगा। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी या वाहिकाओं को कोरोनरी धमनी, कोरोनरी जहां भी वर्ड आएगा आप समझ जाइए हार्ट के रिलेटेड बात हो रही है। कोरोनरी आर्टरी कहते हैं जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। कोरोनरी धमनी में किन्हीं कारणों से कोई रुकावट हो जाती है तो इसी की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, हृदय घात हो जाता है। हृदय प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देगा। भाई ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, फूड की सप्लाई रुक गई, तो फिर धमनियां काम कैसे करेंगी, हार्ट काम कैसे करेगा, तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। अब हम बात करें ब्लड की, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और कैसा है ये, ऑलरेडी हमने जब पीएच वैल्यू के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा था तो हमने इसको पढ़ा था कि ये कैसा है, एक क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान क्या होता है 7.4। इवन ये जो पीएच वैल्यू है ये भी पूछी गई है कि टमाटर का जो नींबू का रस है उसकी पीएच वैल्यू क्या है, हमारा जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसकी पीएच वैल्यू पूछी गई है, लार की पीएच वैल्यू पूछी गई है, या इनके पूछ लिया जाता है इनका नेचर कैसा है, क्षारीय है या अम्लीय है, उदासीन है। समुद्र के पानी के बारे में पूछा गया, और ये भी खूब पूछा जाता है रक्त के बारे में भी। वयस्क मनुष्य की बात करें तो 5 से 6 लीटर रुधिर उसमें पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, तो जो हमारा ब्लड है उसमें एक्चुअली क्या होती है, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और प्लेटलेट्स, 3 तरह के कंपोनेंट उसमें पाए जाते हैं। आरबीसी की बात करें तो इनको लाल रक्त कणिकाएं, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब इनका एक निक नेम है, मतलब ये एक्चुअली इनका जो साइंटिफिक नेम है वो इस तरह से है, तो इसको आपको ये नाम भी याद रखना चाहिए। और इनका जो आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में एक्चुअली स्टेम सेल, हमने जब कोशिका पढ़ा था आपको याद होगा, हमने वहां पे स्टेम सेल के बारे में बात करी थी। स्टेम सेल वो कोशिका होती है जिनको किसी भी अन्य और कोशिका में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब स्टेम सेल की हेल्प से कोई भी शरीर का अंग बनाया जा सकता है।
लेकिन जो अस्थि मज्जा में जो स्टेम सेल होती है उनसे सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यही सारी चीजें बन सकती हैं, उनसे और बाकी ऑर्गन नहीं बन सकते। स्पेसिफिक स्टेम सेल हैं, तो अगर किसी के अस्थि मज्जा में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके इसको सुधारा भी जा सकता है। इनकी जो मृत्यु होती है वो यकृत और प्लीहा में, खास तौर से प्लीहा में होती है। और कुल कणिकाओं का 99% भाग आरबीसी होता है। जितना भी ब्लड होता है उसमें मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, आरबीसी का होता है। ये हीम को यहां पे हम लोहे से ले सकते हैं। ये हीम वर्णक के कारण क्या होता है, लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन के साथ अगर हीम वर्णक जुड़ जाता है तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन एक पूरा कंपोनेंट तैयार होता है, जिसकी वजह से आरबीसी क्या होती है, लाल होती है। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिका में निर्मित हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके आता है। इसी की क्रियाविधि, ये जो क्रियाविधि है किसकी वजह से होती है, हीम की वजह से होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद के साथ जो हीमोग्लोबिन या लोहे का जो बॉन्ड बनता है, आयरन का जो बॉन्ड बनता है, वो अस्थायी प्रकार का होता है, जो अलग अलग परिस्थितियों में कभी बन जाता है, कभी टूट जाता है, कभी बन जाता है, कभी टूट जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम ले लेते हैं अपने सांस के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट टाइप का बॉन्ड बना लेती है और हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है और वो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर सकता। इसकी वजह से बॉडी में क्या होने लगती है, घबराहट होने लगती है। और उस अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो वैसी कंडीशन में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य है वो ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। ऑक्सीजन का संवहन कर रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये कर रहा है। ऐसा नहीं केवल ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो आपको वही याद रखना है। दूसरा जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं वो होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, या इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो इनका प्रमुख जो कार्य है वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है और सर्वाधिक सुरक्षा करने वाली डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स हैं। अब जाहिर सी बात है इनका काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। अब सुरक्षा प्रदान ये कैसे करती हैं कि जैसे कोई भी अटैक हुआ बॉडी में तो ये सबसे पहले उस अटैक करने वाले जीवाणु विषाणु को सबसे पहले आइडेंटिफाई करती हैं, उसको मारने की विधि खोजती हैं और उस मारने की विधि को खोजने के बाद ये पूरी बॉडी में उसको क्या कर देती हैं, सर्कुलेट कर देती हैं उस इन्फॉर्मेशन को। वो जानकारी शरीर में अलग अलग जगहों पे जाती है और हर कोशिका के डीएनए में वो स्टोर हो जाती है। अब अगली बार मान लीजिए जैसे कोई भी विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, तो ये प्रोटीन से बने हुए हैं सारे के सारे। प्रोटीन से बनी हुई चीजें होती हैं तो इस तरह की जो प्रोटीन है उसको हमने कह दिया एंटीजन। अब एंटीजन हर एक प्रोटीन को मारने वाली एक विपरीत प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। मतलब एंटीजन अगर कोई एक चीज है तो उसको मारने वाला जो जहर है उसको हम एंटीबॉडी कह देंगे। तो हमारी बॉडी में ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण कर देती है। अगली बार जब कभी भी वो वायरस या विषाणु हमारी बॉडी में जब एंटर करेगा तो ऑलरेडी हमारे शरीर में उसको मारने की जो दवा है वो बनी रहेगी। जैसे ही वो एंटर करेगा हमारा डीएनए तुरंत आरएनए से कह करके एंटीबॉडी नाम की एक प्रोटीन बनवा देगा और हर एक एंटीजन के लिए एक अलग टाइप की एंटीबॉडी बनती है। उस एंटीबॉडी की वजह से जैसे ही वो जहर उस तक पहुंचेगा जीवधारी तक, वो जीवधारी खत्म हो जाएगा। इसी मेथड का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जो ड्रॉप्स बनती हैं या जो हमारे देखा होगा आपने, चाहे टीके जो बनते हैं जितने भी, वो सब इसी मेथड से बनते हैं। चाहे पोलियो का टीका हो, कोरोना का टीका हो, वो सब इसी मेथड से बनाए जाते हैं। बात करें जो थर्ड पार्ट होता है उसको रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं और इनका प्रमुख योगदान रुधिर का थक्का बनाने में होता है। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है। अब अभी हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, तो के विटामिन के प्लेटलेट्स के साथ क्रिया करके ही तो वो जाली नुमा संरचना बनाती है जो बाद में सूख करके हमारे खून को क्या कर देती है, रोक देती है। और अगर मान लीजिए हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जिसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट का बनना खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से प्लेटलेट नहीं बन पाती और रुधिर लगातार वो जाल नहीं बन पाता है और उसकी वजह से लगातार खून बहता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया बीमारी कह देते हैं। आगे हम देखेंगे प्लाज्मा। अब ये जो 3 पार्ट हैं ये तो मेन पार्ट हो गए ब्लड के, जो कणिकाओं के रूप में है, कण के रूप में है, कोशिकाओं के रूप में है। लेकिन अब इसके अलावा जो उसमें तरल पदार्थ होता है ब्लड में, जैसे अगर मान लीजिए कहीं कट गया फिर वो ब्लड सूख जाए, तो सूखता है तो उसके साथ आपने देखोगे पीले रंग का, हल्का पीले रंग का थोड़ा सा पानी टाइप का निकलता है, चिपचिपा टाइप का, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब डेंगू किसी को होता है तो उसको प्लेटलेट चढ़ाई जाती हैं और किसी को अगर कोरोना हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। तो प्लाज्मा की कुल मात्रा रुधिर का 55% होती है। ग्लूकोज की मात्रा
80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, और अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर 80 से कम हुआ तो वैसी कंडीशन में बहुत कमजोरी फील करेगा इंसान का, ना काम करने को मन करेगा, आलस बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन बॉडी का हो नहीं पाएगा। और अगर ज़्यादा हो गया तो वैसी कंडीशन में उसको क्या हो जाएगा, उसको उच्च रक्तचाप हो सकता है, और एकदम से ये कह सकते हैं उसकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगी। और वैसी कंडीशन में जब ये ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, डायबिटीज कहने लग जाते हैं। डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें औसत से ज़्यादा या औसत से बहुत कम ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है, तो उसको डायबिटीज़ कहा जाता है। और इसके प्रॉपर तरीके से जब ये ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा वाली जो डायबिटीज़ होती है उसको रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन या इंसुलिन की टैबलेट्स भी ली जाती हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी में भी निर्मित होता है। हमारे आमाशय की अल्फा कोशिकाएं होती हैं जिनको लैंगरहैंस की कोशिकाएं कहा जाता है, तो उनमें से जो अल्फा कोशिका होती हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन का स्राव करती हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हमारे खान पान की वजह से, प्रॉपर तरीके से सोने जागने की जो रहता है कि भाई इंसान क्या है, दिनचर्या प्राणी है, दिन में जागना चाहिए, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, रात में बहुत ज़्यादा जागते हैं, या जो बैठे बैठे का बहुत ज़्यादा काम होता है, खासतौर से कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हम काम करते हैं कंटिन्यूस, उनकी वजह से, या और बहुत सारे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, तमाम सारी वजह होती हैं जिनकी वजह से कई बार क्या हो जाता है, वो लैंगरहैंस की कोशिकाएं प्रॉपर तरीके से काम करना खत्म कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है। बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट नहीं होगा तो उसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी, और फिर हमको जब शरीर उतनी इंसुलिन नहीं बना पाता है तो हमको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। इसको मधुमेह भी कहा जाता है, डायबिटीज को हिंदी में, शुगर जिसको नॉर्मल भाषा में शुगर भी कह देते हैं। तो शरीर में रुधिर का जो निर्माण है वो लाल अस्थिमज्जा में होता है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था। आवश्यकता से अधिक रुधिर का संचय शरीर का जो रुधिर बैंक है, या कह सकते हैं प्लीहा, स्प्लीन में इसका क्या होता है, स्टोर होता रहता है। जो भी एक्स्ट्रा रुधिर होता है वो स्प्लीन में होता रहता है। शरीर में आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, बाकी का और कम होता है। जैसे हम प्लेटलेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 13 दिन होता है। और प्लीहा को मृत रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। जितना भी देखिए स्टोर भी रहता है, और लेकिन जो जितनी भी आरबीसीज मरेंगी उनको क्या होगा कि यहीं पे उनको डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, या उनको खत्म किया जाता है, या उनको क्या कर दिया जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आरबीसी का या रुधिर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने इसकी खोज करी थी। पहले जब ये एक डॉक्टर थे एक्चुअली, ये जब किसी पे ब्लड चढ़ाते थे तो उसमें से बहुत सारे लोग क्या थे, ब्लड चढ़ने के कुछ देर बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उनको समझ में नहीं आया कि कई बार इंसान नहीं मर रहा है और कई बार इंसान मर जा रहा है। तो इन्होंने अलग अलग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और टोटल 4 ग्रुप बना दिए इन्होंने। अब 4 ग्रुप बॉडी में किस तरह की प्रोटीन अवेलेबल है हमारे आरबीसी के साथ या ब्लड के साथ, उस प्रोटीन की अवेलेबिलिटी के आधार पर इन्होंने टोटल 4 ग्रुप बनाए। जिसमें एंटीजन ए था उसको ब्लड ग्रुप ए कह दिया गया, जिसमें एंटीजन बी था उसको बी कह दिया गया, जिसमें ए और बी दोनों थे उसको ए एंड बी या ए बी ग्रुप कह दिया गया, और जिसमें ना तो ए था ना बी था उसको ओ या उसको कह सकते हैं खाली या रिक्त टाइप का ब्लड ग्रुप कह दिया गया। तो एंटीजन 2 प्रकार की होती है, एंटीजन 2 प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन्हीं के आधार पर रक्त को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। रक्त समूह जो ए बी है उसको सर्वग्राही, मतलब ये किसी भी ग्रुप के रक्त को ये ले सकता है इंसान। और अगर रक्त समूह ओ की बात करें तो इसको सर्वदाता कहते हैं। ये जो ओ ग्रुप वाला है, ये क्वेश्चन खूब कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। लैंडस्टीनर और वीनर ने बाद में एक चीज और देखी कि इनके अलावा 4 ग्रुपों के अलावा, मतलब एंटीजन ए और बी के अलावा एक फैक्टर और पाया जाता है जो रीसस बंदर में सबसे पहले उनके द्वारा देखा गया था। उसको आरएच फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये रीसस बंदर या बंदर में और इंसान में ही पाया जाता है, बाकी जंतुओं में ये फैक्टर नहीं पाया जाता। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक पीढ़ी, जैसे मान लीजिए अलग अलग ब्लड ग्रुप और जिनके मतलब एंटीजन अलग डिफरेंट हों, और उनके जो रीसस फैक्टर हैं ये 2 प्रकार का होता है। जिसमें रीसस फैक्टर पाया जाता है उसको रीसस प्लस, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको रीसस माइनस कहते हैं। अगर मान लीजिए एक में प्लस है एक में माइनस है, उनके ब्लड ग्रुप भी कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के एंटीजन वाले हैं, तो वैसी कंडीशन में जो उन माँ बाप की जो औलाद होगी, पहली औलाद पैदा हो जाती है लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से होती है, और फिर जो अगली औलाद अगर वो पैदा करने की कोशिश करते हैं तो अगले बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वो बच्चा पेट में ही मृत्यु हो जाती है उसकी। तो इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। तो आरएच फैक्टर इसलिए जांचा जाता है, माँ बाप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इससे कोई बहुत नुकसान है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसका श्लेष्मा या कहिए कि रक्त का थक्का बन जाता है। उसकी वजह से बच्चे का जैसे हार्ट का और ब्लड का डेवलपमेंट उसमें होने लगता है तो उसी टाइम पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर आगे बच्चे पैदा होने में समस्या आती है इसकी वजह से।
तो इसके साथ ही हम अपनी बात को यहाँ पे विराम देते हैं। अगर आप आईएएस या फिर यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी या फिर आरओ एआरओ से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।